तो ये बात है सेंगोकू एरा की, जब टुसिगुनी क्लैन में होता है एक बच्चे का जन्म। उस समय ये किसी को भी नहीं पता था कि आगे चल के ये बच्चा कुछ ऐसा करेगा जिससे इतिहास के पन्नों में इसका नाम छप जाएगा। 何が楽しい何だと思っているんだ जब योरिची पैदा हुआ था तब उसके साथ ही उसका एक जुड़वा भाई भी पैदा हुआ था। उस समय जुड़वा होना एक बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता था। एंड योरिची तो एक बहुत ही अलग से बर्थ मार्क के साथ भी पैदा हुआ था, जिसकी वजह से उसके फादर डिसाइड करते हैं कि वो योरिची को मार देंगे। बट जब योरिची की मदर को ये बात पता चलती है तब वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है एंड वो किसी तरह अपने हस्बैंड को रोक देती है योरिची को मारने से। बट उसके साथ ही ये भी डिसाइड होता है कि जब योरिची 10 साल का हो जाएगा तब उसको टेम्पल भेज दिया जाएगा प्रीस्ट बनने के लिए। योरिची की परवरिश बहुत ही अलग हुई थी उसके जुड़वा भाई से, जिसका नाम मिचिकात्सु होता है। मिचिकात्सु को एक आलीशान कमरा दिया गया था रहने के लिए और योरिची को एक छोटा सा कमरा। मिचिकात्सु को खाने में 56 भोग परोसे जाते थे और योरिची को एकदम सिंपल सा खाना दिया जाता था। बट फिर भी चाहे मिचिकात्सु के पास घर था, बंगला था, बैलगाड़ी थी, बट योरिची के पास माँ थी। हाँ, योरिची हमेशा ही अपनी माँ के साथ रहा करता था। मिचिकात्सु जब भी योरिची को देखता था तब वो अपनी मदर के लेफ्ट साइड से चिपका होता था। योरिची कभी कुछ बोलता ही नहीं था। इस वजह से सबको ऐसा लगता था कि योरिची डेफ है। इसीलिए योरिची की मॉम उसके लिए हानाफुडा इयररिंग्स बनाती है, इस विश्वास में कि एक दिन वो भगवान के आशीर्वाद से बोलने लग जाएगा। मिचिकात्सु को योरिची ज्यादा पसंद तो नहीं था, बट उसको योरिची पे बहुत ज्यादा तरस आता था। वो योरिची से मिलना चाहता था, बट उनके फादर मिचिकात्सु को योरिची से मिलने नहीं देते थे एंड उसको योरिची के पास जाने से हमेशा रोकते थे। अब मेरे को ये बात समझ नहीं आ रही कि उनका बाप ऐसा करता क्यों था। योरिची सिर्फ एक स्पेशल बर्थ मार्क के साथ ही तो पैदा हुआ था। ऐसा तो था नहीं कि योरिची को कोरोना है, जो कि वो मिचिकात्सु को योरिची से सोशल डिस्टेंसिंग में रखता था। कतई चोमू टाइप का प्राणी था वो। खैर, उनके फादर के रोकने के बावजूद भी मिचिकात्सु योरिची से चुपके चुपके मिलने जाया करता था एंड मिचिकात्सु ने योरिची को एक फ्लूट भी गिफ्ट दी थी, जो कि योरिची को बहुत ज्यादा पसंद आई थी। एक दिन मिचिकात्सु के टीचर उसको शॉर्ट प्रैक्टिस करा रहे थे एंड योरिची भी वहीं साइड खड़ा उनको देख रहा था। उस दिन पहली बार योरिची कुछ बोलता है। वो मिचिकात्सु को कहता है, पहली फुर्सत में निकल। वो कहता है कि मुझे भी सैमुराई बनना है और ये कहकर वो एक प्यारी सी मुस्कान देता है। ये देखकर उसका मन रखने के लिए मिचिकात्सु के टीचर उसको एक लकड़ी की शॉट देते हैं एंड उसको कुछ बेसिक से स्टांस बताते हैं। एंड जब उनकी फाइट शुरू होती है तब योरिची पलक झपकते ही एक के बाद एक 4 अटैक उसके टीचर पे करता है, जिसकी वजह से वो टीचर नॉक हो जाता है। साइड में मिचिकात्सु ये देखकर दंग रह जाता है। उसने इतनी ट्रेनिंग की बट आज तक वो अपने टीचर को टच भी नहीं कर पाया। बट योरिची ने पहली बार शॉट पकड़ी और एक एक्सपीरियंस तलवारबाज को नॉक कर दिया। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उनके टीचर पे क्या बीती होगी। उसने पूरी जिंदगी शॉट ट्रेनिंग की बस एक 7 साल के बच्चे से नॉक होने के लिए। Why are we still here? Just to suffer? इस इंसिडेंट के बाद योरिची समुराई बनने का आइडिया ड्रॉप कर देता है बिकॉज उसको बहुत बुरा लग रहा था कि उसने किसी को चोट पहुंचाई है। बट मिचिकात्सु उससे बार बार पूछ रहा था कि तुमने ये कैसे किया एंड देन योरिची उससे कहता है कि वो अपने ओपोनेंट का ब्लड फ्लो, मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड बोन्स मूवमेंट को देख सकता है, जिससे वो उनकी मूवमेंट को प्रिडिक्ट कर सकता है। ये बातें मिचिकात्सु के सर के ऊपर से कुछ ऐसे निकली जैसे हमारे सर के ऊपर से मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्रिक्स चैप्टर निकला था। योरिची की स्ट्रेंथ देखकर मिचिकात्सु की फटी पड़ी थी। वो सोच रहा था कि अगर उनके फादर को ये बात पता चली कि योरिची कितना स्ट्रॉन्ग है तो वो योरिची को अपना वारिस बना देंगे और मिचिकात्सु को टेम्पल भेज देंगे। एक रात को मिचिकात्सु अपने कमरे में था। देन योरिची उसके कमरे में आता है और मिचिकात्सु को बताता है कि उनकी मदर की डेथ हो गई है एक बीमारी की वजह से एंड वो साथ में ये भी कहता है कि अब वो टेम्पल जा रहा है मॉन्क बनने के लिए। योरिची ने टेम्पल जाने का फैसला इसलिए किया क्योंकि उसको ये एहसास हो गया था कि मिचिकात्सु को ये बात सता रही है कि उसकी जगह योरिची नेक्स्ट वारिस बनेगा। एंड जब योरिची अपना घर छोड़ के जाता है तब वो सिर्फ मिचिकात्सु की दी हुई फ्लूट साथ ले जाता है। योरिची के जाने के बाद मिचिकात्सु को उसकी मदर की एक डायरी मिलती है जिसमें उन्होंने लिखा था कि सिर्फ योरिची ही था जिसको पता था उनकी मदर की इलनेस के बारे में। उनकी मदर की लेफ्ट साइड वीक हो रही थी टाइम के साथ साथ और यही रीजन था कि योरिची हमेशा उनकी मदर की लेफ्ट साइड से चिपका होता था। वो अपनी मदर को सहारा देने की कोशिश करता था। ये जानने के बाद
मिचिकात्सु के दिल में योरिची के लिए नफरत पैदा हो जाती है। उसको योरिची से जलन होने लग जाती है कि जिसको वो लाचार समझता था वो उससे हर चीज में आगे है। दूसरी तरफ योरिची कभी टेंपल गया ही नहीं। वो एक दिन तक लगातार भागता ही रहा, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए। देन फिर भागते भागते उसको एक लड़की मिलती है जो कि उसके सेम एज की होती है। योरिची उससे बात करने लगता है एंड देन योरिची को पता चलता है कि उस लड़की के पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है। योरिची और वो लड़की काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं एंड फिर देन योरिची उस लड़की के साथ ही रहने लग जाता है। एंड फिर जब वो 10 साल के होते हैं तब वो शादी भी कर लेते हैं एंड फिर बाद में वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। जब योरिची की वाइफ की प्रेगनेंसी का 9वां महीना चला होता है तब योरिची बाहर जाता है किसी दाई को लाने के लिए, बट रास्ते में योरिची को एक ओल्ड इंसान मिल जाता है जिसको मदद की जरूरत होती है। योरिची उस बुजुर्ग आदमी की मदद तो करता है लेकिन इसी बीच रात हो जाती है एंड जब रात को योरिची घर लौटता है तब वो देखता है कि उसकी वाइफ को और अनबॉर्न चाइल्ड को एक डीमन ने मार दिया होता है। ये देखकर योरिची सदमे में चला जाता है एंड वो 10 दिन तक कंटिन्यू उनकी लाश को पकड़ के रखता है। वहाँ से कुछ डीमन स्लेयर्स गुजर रहे होते हैं। वो योरिची को कहते हैं कि तुम्हें इनको दफना देना चाहिए एंड योरिची ऐसा ही करता है। अब योरिची डिसाइड करता है कि जैसा उसके साथ हुआ है वैसा वो अब किसी के साथ नहीं होने देगा। एक बार फिर से वो अपनी शॉट उठाता है और बोलता है डीमंस की माँ का साकीना का एंड देन वो डीमन स्लेयर बन जाता है। अब मुझे पता है कि तुमको ये वीडियो पसंद आ रही है और मुझे ये भी पता है कि जो चीज तुमको पसंद आती है उसको तुम लाइक करते हो, इसलिए इस वीडियो को भी लाइक जरूर से कर देना। डीमन स्लेयर बनने के बाद योरिची इन्वेंट करता है सन ब्रीदिंग। इससे पहले किसी भी डीमन स्लेयर को ब्रीदिंग स्टाइल के बारे में नहीं पता था सिवाय वीड ब्रीदिंग के। योरिची बाकी डीमन स्लेयर्स को भी सन ब्रीदिंग स्टाइल सिखाने की कोशिश करता है बट सन ब्रीदिंग को योरिची के अलावा कोई भी नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो सन ब्रीदिंग को मॉडिफाई करते हैं और जन्म होता है 5 मेन ब्रीदिंग स्टाइल का: वाटर ब्रीदिंग, स्टोन ब्रीदिंग, विंड ब्रीदिंग, फायर ब्रीदिंग एंड थंडर ब्रीदिंग। दूसरी तरफ मिचिकात्सु की भी शादी हो गई थी और अब उसका एक बच्चा भी था, बट एक दिन उसके क्लैन में एक डीमन अटैक कर देता है एंड वो उसके काफी क्लैन के मेंबर्स को मार देता है। वो डीमन मिचिकात्सु को भी मारने वाला होता है लेकिन तभी वहाँ पर योरिची आ जाता है और पलक झपकते ही उस डीमन को मार देता है। जिस डीमन को देखकर मिचिकात्सु की रूपा की चड्डी गीली हो गई थी उस डीमन को योरिची ने बिना किसी एफर्ट के मार दिया। ये देखकर एक बार फिर से मिचिकात्सु के मन में योरिची के लिए जलन की भावना पैदा होती है। वो योरिची को सरपास करना चाहता था, इसीलिए वो अपनी फैमिली को छोड़ देता है और डीमन स्लेयर कॉर्प्स को ज्वाइन कर लेता है। उस समय काफी डीमन स्लेयर्स अपने मार्क को अवेक कर रहे थे, सेम जैसा योरिची के फोरहेड में है एंड मिचिकात्सु भी अपने मार्क को अवेक कर देता है। लेकिन जो भी इस मार्क को अवेक करता था वो 25 साल की उम्र से ज्यादा नहीं जी पाता था। क्या पावर्स है इस मार्क की? अगर तुमको ये जानना है तो तुम मेरी ये वाली वीडियो को ट्राई कर सकते हो। इस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। खैर, कुछ समय के बाद योरिची की मुलाकात होती है मुजान किबुत्सुजी से एंड योरिची उसको देखकर ही समझ जाता है कि यही वो बंदा है जिसकी वजह से आज हर जगह डीमन फैले हुए हैं। उस समय मुजान के साथ वहाँ तमायो भी होती है। वहीं दूसरी तरफ मुजान योरिची को हल्के में ले रहा था। वो योरिची पे अटैक करता है लेकिन योरिची उसके सभी अटैक्स को डॉज करता है एंड अपनी स्वॉर्ड को ब्राइट रेड निचरिन स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर लेता है। उसके बाद अपने सारे फॉर्म्स को कंबाइन करके मुजान पे अटैक करता है और मुजान को मूली की तरह काट देता है, इवन तक कि मुजान का आधा सर भी कट गया था। अब मुजान नीचे गिरा पड़ा हुआ था डर के मारे। वो खुद को रिजेनरेट भी नहीं कर पा रहा था एंड अपने आधे कटे सर को पकड़ के बैठा हुआ था कि वो किसी तरह चिपक जाए। योरिची उससे कहता है कि हम इंसान है, कोई मोमो नहीं जो तुम हमें खा जाते हो। जब योरिची तमायो की तरफ देखता है तब उसके चेहरे में इतनी ज्यादा खुशी दिख रही थी कि जैसे सुपरमार्केट में बाय 1 गेट 1 फ्री का ऑफर चलाओ। देन योरिची अपने नेक्स्ट अटैक से मुजान को फिनिश करने ही वाला होता है बट तभी मुजान को याद आता है कि उसने अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीट नहीं की है और वो अपनी बॉडी के 1800 टुकड़े कर देता है और वहाँ से भागने लगता है। बट योरिची कुछ सेकंड में ही 1800 में से 1500 टुकड़े काट देता है बट 300 टुकड़े वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं एंड मुजान अपनी डेथ को एस्केप कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ तमायो जोर जोर से रोने लग जाती है कि मुजान बच गया और ये बात हम सबको पता है कि तमायो मुजान को पसंद नहीं करती थी। योरिची को ये बात पता लग जाती है कि तमायो एक अच्छी डीमन है और वो उसको नहीं मारता। जब बाकी डीमन स्लेयर्स को ये बात पता लगती है कि मुजान योरिची से बच गया एंड योरिची ने तमायो को भी नहीं मारा तो वो सारे योरिची पर भड़क जाते हैं एंड उनका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है जब योरिची का भाई मिचिकात्सु एक डीमन बन जाता है। दरअसल मिचिकात्सु डीमन स्लेयर मार्क की वजह से 25 साल की उम्र में नहीं मरना चाहता था,
इसीलिए उसने डीमन बनने का फैसला किया। लेकिन इन सब चीजों की वजह से योरिची को डीमन स्लेयर कॉर्प्स से निकाल दिया जाता है। इवन तक कि बाकी डीमन स्लेयर्स योरिची को ये भी कहते हैं कि तुम खुद को मार दो, क्योंकि उनको पता था कि वो खुद तो योरिची को मार नहीं सकते हैं और एक ही आदमी है जो योरिची को मार सकता है, और वो है खुद योरिची। खैर योरिची खुद को नहीं मारता है क्योंकि उस समय के डीमन स्लेयर कॉर्प्स के लीडर योरिची को ऐसा करने से मना कर देते हैं। अब योरिची डीमन स्लेयर कॉर्प्स में नहीं था, इसीलिए वो एक बार अपने पुराने घर जाता है और वहाँ पर अब एक हस्बैंड वाइफ रहने लगे थे जिनका नाम था सुमियोशी और उसकी वाइफ सुयाको। एंड सुयोको प्रेग्नेंट भी थी और ये लोग और कोई नहीं बल्कि तांजीरो के एंसेस्टर्स है। इन दोनों पर एक डीमन अटैक कर देता है, बट वो डीमन इस बात से बेखबर था कि उसके पप्पा योरिची वहीं पर है। योरिची उस डीमन को मारकर उनको बचा लेता है एंड देन योरिची एंड सुमियोशी चड्डी बड्डी बन जाते हैं। योरिची अक्सर उनसे मिलने जाया करता था एंड देन योरिची सुमियोशी को अपनी पूरी कहानी बताते हैं कि बचपन से लेकर अब तक उनके साथ क्या क्या हुआ। वो बोलते हैं कि उनको हमेशा इस बात का रिग्रेट रहेगा कि वो मुजान को नहीं मार पाए और अब इस वजह से मुजान आगे सदियों तक लोगों को मारता रहेगा। योरिची खुद को वर्थलेस बोल रहे थे, बट सुमियोशी उनसे ये कहता है कि आप वर्थलेस नहीं हो, आपकी वजह से कितने लोगों की जान बची है, आपने हमारी जान बचाई है। देन वहाँ पर उनका न्यू बॉर्न बेबी आ जाता है एंड योरिची उस बच्चे को अपनी गोद में उठाते हैं। उस बच्चे की इनोसेंट मुस्कान देखकर योरिची रोने लग जाते हैं। सुमियोशी की वाइफ सुयाको हमेशा योरिची को सन ब्रीथिंग परफॉर्म करने के लिए बोलती थी एंड योरिची उनकी बात मानकर सन ब्रीथिंग परफॉर्म भी करते थे। वो दोनों हस्बैंड वाइफ कहते थे कि जब योरिची सन ब्रीथिंग परफॉर्म करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई स्पिरिट डांस कर रही है। सुमियोशी योरिची की सारी सन ब्रीथिंग फॉर्म्स को याद कर लेता है। एक दिन योरिची सुमियोशी के पास आता है और कहता है कि ये उनका आखिरी बार है कि वो आपस में मिल रहे हैं एंड ये कहकर योरिची सुमियोशी को अपने हानाफुडा इयररिंग्स देता है। जब योरिची वहाँ से जाने लगते हैं तब सुमियोशी उनको पीछे से एक आवाज देता है कि मैं आपके हानाफुडा इयररिंग्स को और सन ब्रीथिंग की फॉर्म्स को प्रिजर्व करके रखूंगा एंड अपनी जनरेशन में पास ऑन करता रहूंगा। ये सुनकर योरिची उनको एक प्यारी सी मुस्कान देते हैं और थैंक यू कहते हैं। ऐसे ही काफी टाइम बीत जाता है और योरिची बूढ़े हो जाते हैं। वो इकलौते ऐसे आदमी थे जो डीमन स्लेयर मार्क के होने के बावजूद भी 80 साल से ज्यादा जिए थे। एक दिन उनका सामना उनके डीमन बने भाई मिचिकात्सु से होता है एंड अब वो कोकोशिबो के नाम से जाना जाता था। योरिची अभी तक जिंदा है ये देखकर मिचिकात्सु के दिल में फिर से जलन के फुवारे उठने लगते हैं। उसको जलन हो रही थी कि योरिची डीमन स्लेयर मार्क के होने के बावजूद भी 25 साल की उम्र से ज्यादा जिए। उसको जलन हो रही थी कि इवन मुजान भी योरिची के सामने नहीं टिक पाया। बट दूसरी तरफ योरिची अपने भाई को डीमन बना देख रोने लगता है। बट योरिची डिसाइड करता है कि उसको अपने डीमन भाई को मारना होगा। योरिची मिचिकात्सु पर अटैक करता है और उसकी आधी गर्दन काट देता है। दूसरी तरफ मिचिकात्सु अभी अपनी स्वॉर्ड भी नहीं निकाल पाया था। वो समझ गया था कि योरिची के नेक्स्ट अटैक से उसकी मौत हो जाएगी, बट नेक्स्ट अटैक कभी आया ही नहीं। योरिची की ओल्ड एज की वजह से वही मौत हो जाती है। ये देखकर एक बार फिर से मिचिकात्सु आग बबूला हो जाता है कि ओल्ड एज में भी वो योरिची को टच भी नहीं कर पाया। योरिची पूरी जिंदगी अनडिफीटेबल रहा। उसको एक ऑनरेबल डेथ हुई। गुस्से में वो योरिची की डेथ बॉडी को बीच से काट देता है और वो देखता है कि अभी भी उसकी गिफ्ट दी हुई फ्लूट योरिची के पास ही थी और ये देखकर मिचिकात्सु की आंखें भी भर जाती है। दूसरी तरफ मुजान अभी तक छुपा बैठा था योरिची के डर से, बट जब उसको पता चलता है कि योरिची मर गया है तब वो फिर से आजाद घूमने लगता है और लोगों को मारने लगता है। बट इवन योरिची मर गए, बट उनकी सन ब्रीथिंग कामोडो फैमिली में पास ऑन होती रही हिनोकामी कागुरा डांस के फॉर्म में। इवन योरिची की डेथ हो गई, बट जो स्कार उन्होंने मुजान को दिए वो सदियों तक हील नहीं हुए। योरिची ने तामायो को नहीं मारा एंड आगे चल के यही सब चीजें रीजन बनती है मुजान की मौत का। तो ये थी लीजेंड योरिची की बैक स्टोरी। अब अगर तुम्हें सभी हाशिया की बैक स्टोरी जाननी है तो तुम मेरी ये वीडियो भी ट्राई कर सकते हो। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और हाँ यार, कमेंट करके जरूर बता देना कि तुमको ये वीडियो कैसी लगी। मैं वेट करूंगा तुम्हारे कमेंट का। एंड इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसे ही एनिमे रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए। मैं मिलता तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।